अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं पर ध्रुवीकरण 80-20 की बात हो रही है, कहीं कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं पर विकास की डबल इंजन सरकार की बात हो रही है, तो कहीं बेरोजगारी और महंगाई की गूंज भी सुनाई दे रही है। बरेली में प्रशांत देव है मेरे सहयोगी। बरेली क्या कह रहा है प्रशांत? देखिए संदीप, की बरेली की बात करें तो बरेली से 2-3 विधानसभाओं में, कैंट में, सदर में हम जहां गए वहां एक बात तो ये मान के चलिए कि जो मुद्दे दो तरह के दिखाई दे रहे हैं। एक तो मुद्दे हैं जो राजनीतिक दलों के हैं, दूसरे हैं जनता के मुद्दे जो हैं वो सुरक्षा और विकास का यहाँ पे हमको गूंज सुनाई दी। और बरेली की आप संदीप, आपको पता है 2 लोकसभा है, दोनों बीजेपी के पास है, 9 विधानसभा है, 9 की 9 बीजेपी के पास है। अब इसमें सेंध कैसे लगा, मतलब फिर भी गठबंधन का जोर है तो वो कैसे? आप ये देखिएगा कि हर विधानसभा में जो दूसरा जो उप विजेता है, सेकंड रनर है, वो किसी हर पार्टी का है। कहीं कांग्रेस का रहा है 2017 में, कहीं सपा का रहा है, कहीं बहुजन समाज पार्टी का रहा है, यानी कि सभी पार्टियों ने टक्कर दी है। तो ऐसे में उस वक्त मामला यह था कि त्रिकोणीय संघर्ष था, बीजेपी निकली। इस बार जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुप्रिया एरन से बात की, जब वो अपने वोट देने आई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी के दामन अपने साथ। उन्होंने यही बात कही कि हम इसीलिए गए वहां पे गठबंधन में ताकि हम टक्कर दे दें, हमारा वोट बंटे नहीं, हमें बदलाव चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी अगर काम करेगी तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है, जहां 9 विधानसभा और 2 लोकसभा की सीट बीजेपी के खाते में है। और हाँ, ये बात सच है कि बरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और इसको भेदना गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। अभी संतोष गंगवार जो यहाँ के सांसद हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने एक खास बात ये कही कि मुस्लिम भाई बहन बहुत हैं यहाँ पे और वो भी जो है विकास के नाम पे वोट डाल रहे हैं। ये देखिए कतारें, देखिए कतार, बहुत लंबी लंबी कतारें। हम कुछ लोगों से बात करके आपको ये सुनाएंगे कि उनके मन में क्या है। चाचा, क्या है मुद्दा इस बार चुनाव का? आएगा, क्या सोच के वोट देंगे इस बार? सरकार बढ़िया सरकार आए इसलिए वोट देंगे। तो सरकार अभी जो चल रही है बढ़िया है या ठीक नहीं? बढ़िया सरकार है तो उसको सपोर्ट है। आप? सपोर्ट है, बढ़िया। आप सर, क्या है मुद्दा इस बार? जैसे कि आम आदमी के मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, सड़क है, नल है, नाली है, ये तरह मुद्दे हैं, या फिर सीधे जो ऊपर से मुद्दे आते हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा, वो मतलब आम आदमी के मुद्दे क्या है इस बार? शिक्षा है, शिक्षा का विकास है, और अपने जो है क्या नाम है, तो मुद्दे कुछ पूरे होते हुए, काम होते हुए देखा आपने? बिल्कुल पूरे हो रहे हैं इस सरकार में, बिल्कुल पूरे हो रहे हैं। किस तरीके से, क्या क्या काम हुए सरकार में? अब जैसे बरेली स्मार्ट सिटी बनना था तो बरेली को भी स्मार्ट सिटी में ही घोषित कर दिया और बन रहा है, उस पर कार्य भी चल रहा है। संदीप, कुछ मुस्लिम महिलाएं भी कतार में खड़ी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो है, कुछ नौजवान लड़कियां भी। आप पहली बार वोट डाल रही हैं, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? जिससे कि हमारी जितनी भी आगे जाके जितनी भी जनरेशन है जो ग्रेजुएशन के बाद सोच के बैठी है कि उसकी अच्छी से अच्छी नौकरी की व्यवस्था हो पाएगी, इसी वजह से वोट डालने आई है सर। अच्छा, मतलब देखिए संदीप, ये नई पीढ़ी है, इनको अपने रोजगार की चिंता है। आप कुछ कहेंगे? वोट डालना हमारा अधिकार है, वोट तो हमें डालना ही है। बस आप क्या मन में बात है? बस अपना वोट, हमें मतदान करना अपना। अच्छा, क्या तो मन में सोच रही हैं? लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। ठीक है प्रशांत, आई बात समझ में थोड़ी थोड़ी बरेली की। अब आपको अमरोहा लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी विनय सिंह डटे हुए हैं। और विनय, पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें सपा आरएलडी गठबंधन की बड़ी बातें हो रही थी, तो थोड़ा आरएलडी सपा गठबंधन की बात कर लें, क्योंकि आरएलडी के पास ज्यादातर जो उसके खाते में सीटें थी, जो आपस में इनका बंटवारा हुआ सीटों का, वो पहली 58 सीटों में थी। 4-5 सीटें वो दूसरे चरण में आती हैं इस गठबंधन, वरना सपा दरअसल अकेले दम पर इस चुनाव में, इस चरण के चुनाव में मैदान में उतरी है। तो अमरोहा वो इलाका है जहां पर कुछ सीटें आरएलडी के साथ भी आई हैं। तो यहां किसानी और जिस समीकरण पर गठबंधन कर रहा है अपनी रणनीति तैयार, वो मुद्दे हावी हैं, या दरअसल डबल इंजन सरकार की बात, विकास की बात और सुरक्षा की बात हावी है?
देखिए संदीप, मैं कल शाम से यहाँ पे हूँ, शाम से अलग अलग इलाकों में घूमा और जो लोगों से बात की हमने, उनसे यही पता चला कि मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। यहाँ पर जो अभी मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के हैं राजीव कुमार, वो ही बीजेपी ने दोबारा उन्हीं पर दांव खेला है। और वहीं गठबंधन की अगर हम बात करें तो विवेक कुमार है जो कि जयंत चौधरी और अखिलेश के दोनों के गठबंधन में है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो राष्ट्रवाद और जिस तरीके से ये अभी पीछे हिजाब केस हुआ, उन चीजों को लेकर लोग ज्यादा संजीदा नजर आए और वो उस मामले में लोग वही देख रहे हैं जो उन्हें उनके नेता दिखा रहे हैं कि जैसे कहीं ना कहीं गुलाम हो जाएंगे या देश में हमारा राष्ट्रवाद खत्म हो जाएगा, देश हम में सुरक्षित नहीं रहेंगे, इस तरीके की चीजें लोग वो सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि महंगाई से त्रस्त हो गए हैं। किसान के मुद्दे, जैसे हम अभी एक गांव में गए थे जहां पे ईवीएम मशीन खराब हो गई थी दरिया बुजुर्ग में, तो वहां पर जब हम गए तो वहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई थी। हालांकि वो बदल दी गई 1-1.5 घंटे में ही, लेकिन वहां के जिन लोगों ने वो वोट वहां पर डाल दिया था उस ईवीएम मशीन में, करीब 80 से 85 वोट डल चुके थे, तो उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारा वोट काउंट होगा। ठीक है विनय, मैं आपके पास आता हूं, अभी और जानकारी लूंगा मैं अमरोहा की, लेकिन सहारनपुर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी के साथ विवादित चेहरा भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, इस इलाके में इनके परिवार की पैठ रही है और अब समाजवादी ने टिकट तो नहीं दिया, समाजवादी की साइकिल की नैया पार लगाने में लगे हुए हैं। तो मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हैं उनके साथ। संजीव, जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को आप कितनी सीटें यहाँ पर आपको लगता है कि? जीरो 7 में से 0। ये विश्वास 10 मार्च को फिर से आपसे बातचीत होगी। इमरान मसूद ये बताने की कोशिश करते हुए कि उनके आने की वजह से इस पूरे इलाके में कांग्रेस के बाद अब सपा को मजबूती मिलने जा रही है, क्योंकि अब वो सपा में हैं। हालांकि खुद नहीं लड़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में अब। ठीक है विनय, ये तो सहारनपुर की बात हुई, आप अमरोहा का बता रहे थे। ग्रामीण इलाकों में भी गए या अभी शहर में ही हैं? शहर और ग्रामीण इलाकों में क्या मुद्दे फर्क हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों में लोगों में किसानी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हावी है और जो बैकवर्ड कास्ट है वो हाथी की चिंगार सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक भी हैं बीजेपी से राजीव कुमार, वो आ गए हैं यहाँ पर। राजीव जी, किस तरीके के इस बार फिर से वही जो मैं लोगों में कल से मैं देख रहा हूं, तो लोगों में हिजाब वाला जो मुद्दा आपने जिस तरीके से पहले नहीं शुरू हुआ तो वो दोबारा से शुरुआत कर दी, बेशक यूपी में नहीं, कर्नाटक से शुरू कर दिया, केरला से शुरू कर दिया, तो लोगों पर क्या वो असर नहीं डाल रहा है जिस तरीके से आप लोगों ने मुद्दा जो शुरू हुआ? देखिए, यहाँ जो चुनाव चल रहा है 2014, 2017 और 2019 वाली लहर है, उसी तरह का वातावरण है और इस बार 2014, 17 और 19 से भी ज्यादा वोटिंग होने वाली है और यहाँ जो सीट है वो पहले से भी ज्यादा अंतर से जीतेगी। लोगों में उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो काम किए हैं सभी जनता के हित में, उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य हुए हैं, गुंडागर्दी का जो वातावरण था समाजवादी में, उसको खत्म किया गया है और सद्भाव सभी के अंदर है। सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, जनता शांति चाहती है और किसानों का सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, किसानों के हित में काम किए सरकार ने। और हमारा जो अभी संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको अब अपने ट्यूबवेल का बिल नहीं देना पड़ेगा और साथ में बेटियों के लिए सुमंगला योजना। मुद्दों की बात करेंगे विनय और प्रशांत। आपके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार बरेली के बड़े चेहरा हैं, वो आपके साथ दिख रहे हैं। यहां पर बीजेपी के प्रचार की बातें नहीं, प्रचार हो गया दूसरे चरण के लिए। मुद्दे क्या हैं, कुछ बदलाव है या वो संतुष्ट हैं, इससे केंद्रित थोड़ी बातचीत कीजिए। हाँ जी जी जी, जी। हमारे साथ पूर्व मंत्री संतोष गंगवार जी। गंगवार साहब, मुद्दे क्या हैं? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि किस मुद्दे पे आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की समस्या देखी गई, व्यापार टूटा, काफी दिक्कतें हुई, किसान आंदोलन था आपके सामने, गठबंधन की चुनौती सामने बहुत बड़ी है।
किस ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? एक तो 5 वर्षों में जो काम हमने किए, खास तौर से अपने अभी कोरोना शब्द का प्रयोग करा, जो मुकाबला हमारे देश ने किया, जो मुकाबला उत्तर प्रदेश में हुआ, वो दुनिया में लोग इसकी मिसाल देते हैं कि वास्तव में पहला और दूसरा टीका देश के अंदर 160 करोड़ से अधिक लोगों ने लगवाए, इसलिए अब कोई असर भी दिखाई नहीं दे रहा है। खाली सर्दी, मध्यम वर्गीय व्यापारी भी परेशान हुआ, टूटा ना। आप ये देखिए, मध्यम वर्गीय नहीं, गरीब तबके की भी चिंता रही, और हम पिछले 1 साल से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, जो अपने आप में दुनिया में एक अलग मिसाल है। और उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी इतनी अधिक है कि जो कई देशों के बराबर है, उसके बाद भी हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भूखा। संतोष जी, आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, आप भी जब लोगों में के बीच में जाते होंगे तो लोग तो ये सवाल करते होंगे ना, जिनका व्यापार कम हो गया, जिनका व्यापार टूटा, खराब हुआ कोरोना की वजह से, तो वो लोग आपसे सवाल पूछते होंगे तो उसको कैसे जवाब देंगे? लोगों के बीच में रहता हूँ और वो इस बात पर बिल्कुल नाराज नहीं है। इस बात पर आपने काम किया उनको व्यापार को बढ़ाने के लिए, जरूर प्रसन्न है कि मोदी जी और योगी जी मिलकर अच्छा कदम उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई समस्या नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है। ये एक ऐसे चीजें हैं कि जिनको उत्तर प्रदेश के मतदाता अच्छा महसूस करते हैं और उसके हिसाब से तारीफ करते हैं। तो संदीप, सुना आपने, पूर्व मंत्री रहे हैं, यहाँ से सांसद हैं और इस इलाके का बड़ा चेहरा भी है। तो इनका ये क्या कहना है भाई कि कोरोना में जिस तरीके से इनकी सरकार ने सर्विस दी है लोगों को, उसका फायदा इनको मिलेगा। हालांकि ये बात सच है कि सब जानते हैं कि कोविड पीरियड में जो मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योरशिप था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अब उसका असर इस बैलेट बॉक्स में पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। बहरहाल इस पूरे इलाके में अगर बात कीजिए बरेली में, तो अपने दबदबा जो कायम रहा है उसको बचाने की पूरी रणनीति के साथ बिल्कुल ठीक है। अपनी संजीव त्रिवेदी सहारनपुर में मौजूद हैं। संजीव, जो ये अलग अलग जगह से सेंस मिल रही है, देखिए कानून व्यवस्था, और एक पुट जो इस चरण में कम से कम बड़ा हावी दिख रहा है वो है वेलफेयरिज्म, जो लाभार्थी जाति, मैं जातियों के खिलाफ हूं, पर जाति जो बना दी है लाभार्थी की, उसकी गूंज सुनाई दे रही है। सहारनपुर में भी आपको जो लोगों से आपने बात की कि भाई सरकार जो वेलफेयरिज्म कर रही है उसका जोर सुनाई दे रहा है, या जो युवा हैं जो बेरोजगारी को लेकर थोड़े परेशान दिखाई दिए, या महिलाओं में महंगाई की मार एक गृहिणी पर जो पड़ी है उसकी भी बातें हो रही। संदीप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप हम सबों से बेहतर समझते हैं और आप बखूबी ये समझते हैं कि यहाँ पर मुद्दे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन वोटिंग जो होती है वो सरनेम के हिसाब से होती है। और जाहिर है कि ये जो प्रभावित करने वाले मुद्दे होते हैं उन्हें अपने हिसाब से ढाल लिया जाता है। और अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति मौजूदा सरकार से खुश नहीं है तो उसके लिए बेरोजगारी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाता है। जो व्यक्ति इस सरकार से खुश है वो कहता है कि सुरक्षा बहुत अच्छी बात है और इस कारण से हमें इस सरकार को कायम रखना है। मैं देख पा रहा हूं कि एक बड़ा क्लियर कट डिवीजन इस इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में है, और यहाँ पर एक 2 हॉर्स रेस की तरह हो गया है मामला। और ये आमने सामने की जैसे लड़ाई पश्चिम बंगाल में देखी गई थी, कुछ उस प्रकार की लड़ाई यहाँ पर देखी जा रही है। मुद्दों को सेट कर लिया गया है। आपने लाभार्थियों की बात की, मैंने बहुत से ऐसे लोगों के बीच जाकर के बातचीत की जो लाभार्थी हैं, और ख़ास तौर पे मैं बताऊं मुस्लिम समाज में गरीबी है और उस गरीबी की वजह से जाहिर है कि उन्हें अनाज जो मिला है वो भी लाभार्थी हैं और वो कैमरे के पीछे भी तारीफ भी करते हैं। लेकिन वोटिंग प्रेफरेंसेस उस तारीफ को प्रभावित करेंगी ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उनके वोटिंग प्रेफरेंसेस जो हैं वो सरनेम के आधार पर होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि काम आखिर अपनी तरफ होता है, लेकिन आखिर में जो वोट होते हैं वो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में थोड़े सांप्रदायिक
सांप्रदायिक टिंज के साथ होते हैं। तो मतलब दो बातें हैं वो काम करती दिखाई देंगी, दिखाई दे भी रही हैं संजीव, जो आप कह रहे हैं। एक तो धार्मिक ध्रुवीकरण, एक जातीय समीकरण। हम जाति को खत्म करने की कितनी भी आदर्शवादी बातें करते रहे हैं, लेकिन वो कड़वी हकीकत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ही। मुद्दों की बात करेंगे, हम मुद्दों पर रहते हैं और आपको पल पल की अपडेट देंगे, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि उत्तराखंड और गोवा से भी। ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।